नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पटना में हुई विपक्षियों की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी हालात हैं। इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पीएम पद के दावेदारों ने अपनी दावेदारी को नहीं छोड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पंक्तियां आज सार्थक हो रही हैं कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलिए, अपना अपना भ्रष्टाचार और परिवार छिपाते चलिए। पटना की बैठक में जो लोग शामिल थे, उन लोगों का एक एजेंडा सेट है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष की सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। जो इसके विरोध में हैं, वही विपक्षी दल वहां एकत्र हैं। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाधक थे, राम भक्तों पर गोली चलाने के दोषी थे और सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को जो बिहार में रोकने के दोषी थे, वह इस बैठक में हैं। जिनका परिवार तंत्र ही लोकतंत्र था, जिनके परिवार की राजनीति आज खतरे में है, जिनके द्वारा किए गए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कारनामों का खुलासा हो रहा है, ऐसे सभी जो राजनीतिक दल आज पटना में एकत्र थे, उन दलों के पास ना तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और ना 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन यह जो तथाकथित रूप से एकत्र विपक्ष है, उस विपक्ष को मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे मोदी फोबिया हो गया हो, मोदी जी का खौफ इतना सता रहा है कि उनको जो एक दूसरे के विरोधी हैं। लखनऊ में अपट्रान खंड के नूरबाड़ी बिजली घर के बिजलीकर्मी मॉर्निंग रेड पर नेवाती टोला मोहल्ला में जैसे ही पहुंचे, उसी दौरान कुछ लोगों ने संविदाकर्मी जयदीप पर ईंट और गुम्मा चला दिया, जिससे जयदीप के सिर में 10 टांके आए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। स्किल इंडिया के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी क्रम में सरोजनी नगर इलाके में 30 सिलाई सेंटरों के बाद अब जनपद में इफ्को द्वारा लखनऊ जनपद में पहली मदर यूनिट कृत्रिम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने किया है। इस दौरान बीजेपी विधायक ने बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक को निरर्थक बताया है, जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी 15 दल और 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेता शामिल रहे। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक को लेकर बीजेपी राजेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास का काम करती है और देश की जनता समझदार है। वो जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं देगी। फिर विपक्षी दल चाहे जितनी बैठकें कर लें, इसका कोई असर नहीं होना है। सुनिए और क्या बीजेपी विधायक ने कहा। देखिए, ये लोग जातिवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसको जनता पहले ठुकरा चुकी है। फिर उसके बाद ये जातिवाद की बात कर रहे हैं। आज का युवा अपने सुनहरे भविष्य को देख रहा है। देश विदेश की कंपनियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 6 लाख करोड़ का FDI आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। लगातार वो अपना भविष्य देख रहा है। उसका जातिवाद में कोई रुचि नहीं है, उसका तुष्टीकरण की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उसको ये भ्रमित कर रहे हैं। पहले भी जनता इनको ठुकरा चुकी है, जब ये जाति की गणित लेके सपा बसपा सारी पार्टियां लड़े थे। केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर हरदोई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार में गुंडागर्दी, अराजकता, बेईमानी और भ्रष्टाचार का राज था, जो लोगों को लूटने का काम करते थे।
सरकार उनके साथ खड़ी रहती थी। हमारी सरकार में गुंडे माफिया अब जेल में हैं और प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प था कि देश ना कांग्रेसवाद से चलेगा, ना समाजवाद से चलेगा, ये देश राम राज्य से चलेगा। जो हमारा संकल्प था हमारी पार्टी का कि ना देश वामपंथ से चलेगा, ना श्रेष्ठ कांग्रेसवाद से चलेगा, ना देश समाजवाद से चलेगा, हमारा देश राम राज से चलेगा। इस संकल्प को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखते थे जिस प्रकार से हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे तीज, हमारे त्योहारों को लोग प्रतिबंधित करने का काम करते थे। उनके समय लोग हमारी यात्रा निकलती थी धार्मिक, किस प्रकार से उन पर पथराव होता था, किस प्रकार से उन्हें रोकने का काम किया जाता था। हमारे जो धार्मिक स्थान है, लोग उनकी यात्राओं पर ना जाएं, हमारे तीज त्योहारों को, पर्वों को लोग ना मनाएं, इस प्रकार का काम सरकारें करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि और हमने अपनी आस्था को और अपनी परंपरा को और हमारी विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटन जहां होगा, सबसे ज्यादा यात्री, धार्मिक यात्री जहां आएंगे, भाइयों बहनों, वो अयोध्या का भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने के बाद, और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि जनवरी माह में भगवान श्री राम लला अपने मूल स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको हरदोई से बता दें, दंपत्ति को लूटने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्वाट, एसओजी, सर्विलांस और सुरसा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए लुटेरों को पकड़ा है। लुटेरों के कब्जे से जेवरात और नकदी बरामद की गई है। चोरी की बाइक और 2 अवैध हथियार को भी पुलिस ने यहां बरामद किया है। 8 जून को बाइक सवार दंपत्ति से सुरसा में यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसपी राजेश द्विवेदी ने इस घटना को खुलासा किया है और खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 20,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, 2 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही चोरी की बाइक और लूटा गया सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने इस घटना को खुलासा किया और साथ ही लुटेरों को पकड़ने वाली टीम को नगद राशि देने की घोषणा भी की गई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दंपत्ति से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है और अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। विगत 8 तारीख को थाना सुरसा क्षेत्र में एक अंकित अपने परिवार साथ जा रहे थे मोटरसाइकिल से। तो एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार इन्होंने इनको इनसे चेन और कान का झुमका और मोबाइल छीन लिए थे असलहा दिखा करके। इसमें हमारी एसओजी और स्वाट टीम और थाने की पुलिस टीम लगी रही। कोई भी इसमें क्लू नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत से सीसीटीवी फुटेज इत्यादि देख करके और सर्वेलेंस से ये पड़ताल की गई। कुछ पाया गया कि कौन से बदमाश है और उनकी तलाश की जा रही थी। आज ये लोग फिर किसी घटना के फेर में जनपद में आए हुए थे और जिन्हें हमारे थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने पकड़ा है। इनके पास से लूट के एक पायल, एक झुमका और जो उन्होंने एक चेन बेच दी थी उसका कुछ पैसे मिले हैं, 2 असले। अमरोहा जनपद के जोया अमरोहा मार्ग पर स्थित गांव मसूदपुर नवादा के पास तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज के दौरान मौत भी हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने जोया अमरोहा मार्ग पर जमकर हंगामा किया। लोगों को शांत कराने के लिए 3 थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम अमरोहा एसपी दफ्तर में पहली बार एडीजी बरेली जोन की अध्यक्षता में बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कावड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई थी। बैठक के बाद जोया अमरोहा मार्ग से एडीजी बरेली जोन का काफिला निकला। सबसे आखिर में चल रही पुलिस की तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हमारे भाई को बुला दी।
सरकारी गाड़ी से आया है। जो सरकारी अधिकारी जब ऐसे चलाएंगे तो हम पुलिस का क्या होगा, ये बताइए आप। सरकारी लोग ऐसे चलाएंगे तो हम पब्लिक का क्या होगा। सरकारी लोग देखभाल नहीं चलाते। अच्छा, सरकारी विभाग में किसकी गाड़ी थी? ये तो पता नहीं, वो तो पता चल देखना पड़ेगा। अधिकारी की किसी का अधिकारी गाड़ी है। अच्छा, अभी कैसी कंडीशन है? कंडीशन ज्यादा खराब है उनकी, ज्यादा घंटा खराब है। बाइक के विनाश से खराब हो गई बाइक पूरी, और उनकी भी हालत ज्यादा खराब है। ये कहाँ से आ रहे थे? ये राज्य से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जो ही आए थे अपने साड़ू के मोड़ पे कट लिया था इन्होंने। गाड़ी देखभाल कर ली होगी, अधिकारी गाड़ी तेजी में थी। तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ क्या वो गाड़ी रुकी थी? गाड़ी नहीं रुकी हो, एक्सीडेंट में जल्दी निकल गई। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आईएएस अफसर राधा एस चौहान और पूर्व डीजीपी देवेंद्र चौहान की पुत्री अंशुला चौहान को नोएडा में लगभग 10 करोड़ की लागत का बताया जाने वाला एक मकान गिफ्ट में दिए जाने की जांच की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अभिलेखों के अनुसार ललित एंड कंपनी के मालिक राजेंद्र मोहन की पत्नी अरुणा मोहन द्वारा अंशुला चौहान को नोएडा के सेक्टर 15A में 200 वर्ग मीटर एरिया का 350 वर्ग मीटर में निर्मित मकान नंबर 109 गिफ्ट में दिया गया। इस संपत्ति के ट्रांसफर के लिए 23 सितंबर 2021 को प्रार्थना पत्र दिया गया और नोएडा प्राधिकरण द्वारा अत्यंत त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 नवंबर 2021 को इस ट्रांसफर प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर लिया गया। नोएडा की अरुणा मोहन ने पूर्व डीजीपी देवेंद्र चौहान और उनकी पत्नी आईएएस अफसर राधा चौहान की पुत्री को सेक्टर 15A नोएडा में 200 वर्ग मीटर का कुल 350 वर्ग मीटर के बिल्टअप एरिया का मकान संख्या 109 गिफ्ट में दिया है। दी गई जानकारी के अनुसार अरुणा मोहन और दानकर्ता प्राप्त व्यक्तियों में कोई रक्त संबंध नहीं है। बिना रक्त संबंध के लगभग 10 करोड़ का बताया जाने वाला यह मकान वरिष्ठ अधिकारियों की पुत्री को गिफ्ट में दिया जाना जांच का विषय है, जिसके संबंध में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशिक्षक पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित पुलेला गोपीचंद द स्पोर्ट्स हब में खेल सुविधाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि कानपुर में द स्पोर्ट्स हब जैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाने के बाद निश्चित रूप से यहां से खेल प्रतिभाएं निकलेंगी। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में और उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सारे खेलों को जोड़ते हुए एक फैमिली और प्रोफेशनल और एक सोशल कल्चर एक डेवलप होने का एक यूनिक मौका मैं यहाँ पे देखता हूँ। इतने सारे स्पोर्ट्स और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जगह पे स्पोर्ट्स होते हैं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक रहता है, पर इतना अच्छा फैसिलिटी, इतने कोचेस और ऐसा माहौल, I think it makes it a very unique experience, and I'm sure not only here but when it comes out in the other places like Varanasi and Moradabad, it will be a huge hit, and I'm sure many places in the country will replicate this model in the future because it's something which I think is needed for the country, and from a player perspective, from a person who looks at a society from a sports angle and a health angle, I do believe that this kind of places are needed, and I'm so very happy to be here. Really would like to congratulate the founders for making this place, which is social, which is coaching, which is functions, which is competition venues. I think all of it in one place is something. बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए कानपुर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में सुनिश्चित किया गया है कि आगामी बकरीद के त्यौहार पर साफ सफाई, शुद्ध पानी और बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। इस बार कानपुर में बकरीद के त्यौहार पर थाना स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इसके माध्यम से समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
हाँ, देखिए, आप पीस कमेटी बैठक में जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं उनके द्वारा जो समस्याएं जो प्रशासनिक विभागों से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी विस्तार में चर्चा हुई थी। खासतौर पर साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति इत्यादि के संबंध में और सड़कों की मरम्मत के संबंध में विस्तार में चर्चा हुई थी। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अभी जो समयबद्ध रूप में और जो त्यौहार से पहले समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया जाए। अब खबर कानपुर से है, जहां एक महिला अपने 4 साल के दिव्यांग बेटे को गोद में लेकर सीएम योगी से गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि उसे घर से बेघर किया जा रहा है। पति की मौत के बाद सास ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उसे बिना बताए मकान को बेच दिया गया। महिला ने कहा कि मकान का विवाद कोर्ट में है, इसके बावजूद पीड़ित महिला को पुलिस परेशान कर रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में मुकदमा चलने के बावजूद पुलिस ने मकान के नीचे पोर्शन में बिल्डर के लोगों को कब्जा दिला दिया है। बेसहारा महिला का कहना है कि ऐसे में जब उसका कोई सहारा नहीं है तो लगातार बिल्डर और पुलिस दबाव बनाकर घर खाली कराना चाहते हैं। थाना क्षेत्र नरसिराबाद में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला अपने बच्चों के साथ किसी मकान के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। दरअसल यह विवाद पारिवारिक संपत्ति को परिवार के लोगों द्वारा ही बेचे जाने के विरोध में एक बहू द्वारा उस पैतृक संपत्ति पर अपना दावा पेश करने से संबंधित है। इसी क्रम में इन महिला को सुना गया और यह तथ्य सामने आया कि यह पैतृक संपत्ति इनके ससुर को पैतृक रूप से प्राप्त थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनकी सास संतोष शुक्ला द्वारा अपने सभी बच्चों से एनओसी प्राप्त करके वर्ष 2022 में इसे किसी अन्य को विक्रय कर दिया जाता है। कानपुर कमिश्नरेट के थाना बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरीपुरा कस्बे में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भिजवा दिया गया, जिसमें से एक युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरीपुरा चौकी अंतर्गत ग्रामीण बैंक के सामने NH 91 की है, जहां करीब 3 बजे के करीब एक तेज रफ्तार कार का गेट अचानक खोलने से बाइक सवार गिर गए, जिन्हें पीछे से आ रही एक यूपी परिवहन विभाग की बस ने कुचल दिया, जिससे दोनों बाइक सवार युवकों की ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मृतकों में एक की पहचान मोहित पाल पुत्र बालकराम उम्र 20 वर्ष निवासी उत्तरीपुरा के रूप में हुई है और दूसरे शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लंबे समय से क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश के प्रयासों में लगे आईआईटी कानपुर में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। सेशाना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर हवा में केमिकल पाउडर ब्लास्ट किया गया। इसके बाद बारिश हुई। यह परीक्षण डीजीसीए की अनुमति के बाद हुआ है। इस पूरे परीक्षण के इंचार्ज प्रोफेसर मणिनंद्र अग्रवाल ने इस टेस्ट फ्लाइट और हवा में केमिकल ब्लास्ट की पुष्टि की है। प्रोफेसर मणिनंद्र अग्रवाल ने बताया है कि कोरोना के कारण इस प्रयोग के कुछ उपकरण अमेरिका में थे, जो 2 साल बाद आईआईटी पहुंच गए और इसके बाद डीजीसीए ने भी परमिशन दी। डीजीसीए की परमिशन के बाद अब इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। आईआईटी कानपुर 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में क्लाउड सीडिंग परीक्षण की अनुमति दे दी थी, लेकिन उपकरण अमेरिका में फंस जाने के कारण इसका परीक्षण संभव नहीं हो पाया। कृत्रिम बारिश से ज्यादा वायु प्रदूषण और सूखे की स्थिति में बारिश कराकर लोगों को राहत दी जा सकती है। आईआईटी कानपुर में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। कल से जो हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था उसमें उसकी वजह से बारिश तो नहीं हुई, क्योंकि क्लाउड के अंदर जाके हमने फायरिंग नहीं करी थी। कल एनीवे बारिश कानपुर में सुबह से ही हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेसफुल रहा है, इसका अर्थ ये है कि यदि भविष्य में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इस पूरा तैयारी रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें। इसके लिए हम पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। अमेरिका से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट्स भी मंगवाए गए, जो कि कोविड के कारण 2 सालों तक।
बिजनौर में बिना पैसे दिए होटल से खाना पैक कराने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल बिजनौर के नूरपुर थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को मुफ्तखोरी भारी पड़ गई। बिना पैसे चुकाए होटल से खाना पैकिंग कराकर ले जाने के मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से इनकी रवानगी भी कर दी गई है। होटल स्वामी की शिकायत पर एसपी नीरज कुमार जादौन की ओर से कार्रवाई की गई है। बता दें कि नूरपुर के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम होटल के मालिक ने एसपी नीरज कुमार जादौन के समक्ष पेश होकर शिकायती पत्र दिया। इसमें नूरपुर में तैनात 5 पुलिसकर्मियों पर अधिकारियों के नाम पर मुफ्त में खाना पैकिंग कराने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि आए दिन उक्त सिपाही अधिकारियों के नाम पर खाना पैकिंग कराकर ले जाते हैं। कन्नौज पुलिस ने 8 महीने पहले किशोरी के साथ हैवानियत कर फेंकने वाले साइको अपराधी व 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। देर रात हुई मुठभेड़ में साइको पुलिस के गोली लगने से घायल हुआ। कन्नौज के गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास 22 अक्टूबर 2022 को एक 13 वर्षीय किशोरी बेसुध पड़ी मिली थी। किशोरी का बहाने से अपहरण कर उसके साथ रेप की पुष्टि हुई थी। रेप के बाद साइको किलर ने उसे मरा समझकर फेंक दिया था। पुलिसिया जांच में किशोरी के साथ हैवानियत करने में फर्रुखाबाद के खुदागंज निवासी रामजी का नाम सामने आया था। रामजी साल 2021 में भी एक किशोरी के अपहरण की कोशिश में गिरफ्तार किया जा चुका था। तब उसने कई बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की बात भी कबूली थी। 8 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आईजी कानपुर ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सुबह तड़के मुखबिर की सटीक सूचना एसओजी व गुरसाईगंज कोतवाली पुलिस ने फर्रुखाबाद रोड पर रामजी की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में जा लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और रामजी को गिरफ्त में लेकर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जनपद कन्नौज के थाना गुरसाईगंज क्षेत्र में विगत वर्ष माह अक्टूबर में एक जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधी ने एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना करने की कोशिश की थी। उसे बहला फुसलाकर वो एक सुनसान स्थान पर ले गया था और बच्ची के शोर मचाने पर उसे हमला करके मरणासन अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गया था। इस अपराधी की पहचान तो कर ली गई थी, लेकिन ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था और इसकी तलाश में हमारी टीमें दबिश दे रही थी। आज रात्रि में मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली कि उक्त घटना में संलिप्त जो अपराधी है वो अपने घर की ओर जा रहा है, संभवतः किसी और घटना की फिराक में है। इस सूचना पर घेरेबंदी की गई और इसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। इस पर इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें ये गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। इस बदमाश की पहचान इस घटना में संलिप्त अपराधी रामजी वर्मा के रूप में हुई है, जो जनपद फर्रुखाबाद का निवासी है। यूपी सरकार ने भले ही उत्तर प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड की प्रथा को खत्म कर दिया हो, मगर पीलीभीत के बिलसंडा में टैक्सी स्टैंड पर लगाम नहीं लग पा रही है। यहां मुख्यमंत्री का आदेश बेअसर दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश शुक्ला का कहना है कि मामले में जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं परिवहन विभाग एआरटीओ ने मामले में कार्रवाई कराने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोग भी इन स्टैंडों से परेशान हैं। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा का है, जहां के कमल पार्क तिराहा और बंडा बस स्टैंड पर अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं, जहां से भारी लोडर वाहनों का निकलना भी रहता है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अवैध स्टैंड पूरे उत्तर प्रदेश में खत्म हो गए, टैक्सी सरकार ने कर दिए, तो यहाँ पर किस तरह से वाहन आपको मिलते हैं, सवारियाँ किस तरह से मिलती? क्या जो गाड़ी जहाँ पे रोडवेज का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे खड़ी करने की जगह नहीं, यहाँ पे सब टेम्पो खड़े हुए हैं, गाड़ी रोड पे खड़ी करना पड़ रही, पीछे से गाड़ी वाला आ रहा, हॉर्न बजा रहा, तो मुश्ताक जी जाम लग रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो कह रहे कि जहाँ पे जो रोडवेज का बस स्टैंड है, यहाँ से गाड़ी हटवाई ताकि रोड। कौन से और वाहन चलते हैं? ये प्राइवेट चलते हैं वाहन, ऑटो वगैरह चलते हैं, तो इसमें प्रभाव पड़ता होगा? बहुत खड़ी करने में परेशानी होती है, उतारने बढ़ाने में परेशानी होती है। प्राइवेट वाले ले जाते होंगे सवारियों को, तो आपको सवारियाँ भी कम मिल पाती है उस तरह से? हाँ, ले जाते, कम पैसों में ले जाते हैं सवारी, इसलिए कम। अवैध टैक्सी स्टैंड पर आदेश सरकार का बेअसर नजर आ रहा है। लोगों को अभी भी अवैध टैक्सी स्टैंड की वजह से काफी
दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। पीलीभीत से ये खबर आपको बता रहे हैं। पीलीभीत की कचहरी मस्जिद के इमाम हाफिज कारी जाहिद हुसैन के पुत्र खालिद हुसैन ने नीट परीक्षा में 720 में से 655 नंबर लाकर अपने पिता के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन किया है। खालिद हुसैन की नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 5654 आई है, जबकि ओबीसी रैंक 1951 है। इस रैंक में खालिद को किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। कामयाबी मिलने पर खालिद को लोग लगातार बधाई भी दे रहे हैं। खालिद ने बताया कि अन्य बच्चे भी रोज अगर 4 से 5 घंटे मन लगाकर तैयारी करें तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। दीनी तालीम पहले दिलाई। दीनी तालीम तो फर्ज है। दुनिया की तालीम अगर कितनी दिला दी तो फराइज अदा नहीं होगा जब तक दीनी तालीम बच्चों को नहीं हासिल कराई। फिर कैसे करके दिल में आया कि इस तरह की तालीम दिलाई जाए? ये तो एक तमन्ना थी अपनी। अच्छा, शुरू से ही अपने माहौल लेके चले। नहीं, कहाँ से दिल में आया बच्चों को पढ़ाना चाहिए इतना? ये तो अपने घर से ही जहन में था। हाँ, हमारे हमसे बड़े भाई जो थे वो इंटर उन्होंने एसएन इंटर कॉलेज से किया था, साइंस से। अच्छा, सन 1972 में। दीनी तालीम के साथ इस तरह की दुनियावी तालीम भी दिलवाना हमारे खानदान में चली आई। नहीं, और लोगों को भी तालीम कैसे निकाली? जी, मैंने 12th किया था केंद्रीय विद्यालय से, फर्स्ट क्लास से मैं वहीं पढ़ता हूँ और 12th में मेरे 88% मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने 1-2 अटैम्प्ट ऐसे ही घर पे दे दिए थे, पढ़ाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैंने दिल्ली में कोचिंग की 8 महीने, जहाँ पे मेरा हो गया। मैं मतलब लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था डेली, और डेली करने से मेरे 655 नंबर आ गए 720 में। तो जो लोग तैयारी करते हैं उनको क्या रणनीति होना चाहिए, या आपकी क्या रणनीति थी? क्या आपने सोच रखा था कि आपका हो जाएगा? जी, मेरा मतलब मुझे कंफ्यूज नहीं था मैं कभी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं लिमिटेड पढ़ता था, जो आने वाला होता था वो सब पता होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मैं वही पढ़ता था, फालतू नहीं पढ़ता था बहुत। अच्छा, जो लोग अब खबर उन्नाव से है, जहां एक गांव के रहने वाले 2 बच्चे आज दोपहर बाद घर से निकले और सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में भरे पानी में नहाने उतर पड़े। इसी दौरान दोनों बच्चों का पैर फिसल गया, जिससे दोनों ही पानी में डूब गए। आसपास में मौजूद लोगों ने उन्हें डूबते देखा तो उन्हें मशक्कत कर बाहर निकाला गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।